Hello, good afternoon, students. Good after Good afternoon, beta. Good afternoon. So, यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म, ये टॉपिक हमने शुरू किया था प्रीवियस क्लास में. उसकी पहली स्टेप जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. जिसको और एक नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. पहली सब स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म की. दूसरी है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी है ट्यूबुलर सिक्रेशन. लेकिन उन दोनों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने कल थोड़ा स्टार्ट किया था, लेकिन आज रिवाइज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस होती कहाँ है? ये प्रोसेस होती है यस बोमन्स कप में. ये प्रोसेस होती है यस बोमन्स कप में, या फिर कहो कि मालपिघियन बॉडी में होती है ये पूरी प्रोसेस. यानी बोमन्स कप है उसके अंदर का यस ग्लोमेरुलर नेटवर्क जो है वो भी उसमें आता है. तो ये है डबल वॉल्ड बोमन्स कप, और इसके अंदर है ना ग्लोमेरुलर नेटवर्क है अंदर. ग्लोमेरुलर नेटवर्क, तो मैं यहाँ दो ही निकाल रही हूँ बड़े एक्सपांडेड और कैपिलरीज. एक्चुअली यहाँ पूरा नेटवर्क होता है, मैंने बहुत बार ड्रॉ करके दिखाया है आपको. तो ये है एफरेंट आर्टेरियोल जो कि ब्रांच है रीनल आर्टरी की, और ये है इफरेंट आर्टेरियोल. जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो है इफरेंट आर्टेरियोल, है ना. ये है इफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट और इफरेंट. एफरेंट और यस इफरेंट. इफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल. ऐसे दो ये हैं. अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये जैसे ही कप के अंदर एंटर होता है फाइन कैपिलरीज में ये डिवाइड होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टेरी की जो ब्रांच होती है वो होती है आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल की जो ब्रांच होती है वो होती है यस कैपिलरी. कैपिलरी, है ना, इस प्रकार से. तो क्या हुआ कि जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल एंटर हुआ कप के अंदर, है ना, उसने अपना फाइन ब्रांचिंग कर लिया. फाइन ब्रांचेस यानी क्या है? कैपिलरी है उसका. वहां क्या हो गया? पूरा एक कप के कैविटी के अंदर ये नेटवर्क बन गया, है ना. कैपिलरी वहां नेटवर्क बन गया, कैपिलरी नेटवर्क. अब ये जो कप के अंदर कैपिलरीज है ना, इन कैपिलरीज के वॉल के ऊपर बारीक बारीक पोर्स है. क्या है? बारीक बारीक पोर्स है. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी छानने की प्रोसेस कर रहे हैं, और जब छानने की प्रोसेस करेंगे तो जो भी छन्नी है उसका पोरस होना जरूरी है. पोरस होना यानी उसमें बारीक बारीक छेद होना जरूरी है, तो ही तो चीजें फिल्टर होंगी ना. जब आप चीजों को फिल्टर करने जा रहे हैं तो जो भी आपकी फिल्ट्रेशन प्लेट है उस पे बारीक बारीक पोर्स का होना जरूरी है. तो जब यहाँ इस कप में फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है तो ये जो नेटवर्क होता है बेटा, कैपिलरी नेटवर्क कप के कैविटी के अंदर, उसमें जो कैपिलरीज है उनके दीवारों पे क्या रहते हैं? बारीक बारीक पोर्स रहते हैं. बारीक बारीक पोर्स रहते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू कौन सा काम होने वाला है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होने वाला है. कैसे? हम 2 मिनट बाद देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कल का पढ़ाया हुआ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. yes, diameter of afferent arteriole is greater than that of the efferent one, and diameter of capillaries is still smaller than both the arterioles, because yes, diameter of artery is always less than that of the arteriole. देन ड्यू टू सच डिफरेंस इन डायमीटर, तो इस डायमीटर के डिफरेंस की वजह से, है ना, ब्लड फ्लोज विथ ग्रेटर प्रेशर थ्रू द ग्लोमेरुलस, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जीएचपी, है ना, जीएचपी. तो ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस में यानी कि कैपिलरी नेटवर्क में कैसे क्रिएट होता है? ये कैसे तैयार होता है? ये तैयार होता है एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के डिफरेंस की वजह से,
है ना, उस वजह से। और कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ बहता है, और इसी प्रेशर को हम डिस्क्राइब करते हैं GHP, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 55 mmHg। 55 mmHg। अब 55 mmHg यानी कितना प्रेशर? उतना प्रेशर जितने प्रेशर से मर्क्यूरी मीटर के मर्क्यूरी को 55 मिलीमीटर तक हाइट तक ऊपर उठाया जा सके, उतना प्रेशर यानी कि 55 mmHg प्रेशर, है ना, उतना प्रेशर यानी कि 55 mmHg प्रेशर। ध्यान से सुनो, ये मैंने कल पढ़ाया हुआ है सब, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है, मस्ट है। तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से ब्लड जो है वो कैपिलरी नेटवर्क में, जो कि कप के अंदर होता है, बोमन्स कप के अंदर, ब्लड हाई फ्लो, हाई यस प्रेशर के साथ बहता है, और वो जो प्रेशर है वो प्रेशर है GHP, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 55 mm ऑफ Hg, है ना। ये एक पहला रीडिंग है हमारा। फिर किस में बेटा? सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो पहले। हेलो, 55 mm ऑफ Hg, आप कहाँ हो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेज नंबर 182 पे है टेक्स्ट बुक में, वहां से ले रही हूं मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। हाँ, नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। सिस्टोलिक डायस्टोलिक का कोई रिलेशन नहीं है इससे। वो तो हार्ट के अंदर के प्रेशर, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मेजर किया हुआ प्रेशर है। नाउ वी आर डीलिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर के ब्लड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ, हार्ट के अंदर के ब्लड प्रेशर की बात नहीं हो रही है, ध्यान दो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर इन हार्ट। हार्ट में जो ये होता है ब्लड का, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वहां से जो पंप हुआ ब्लड, है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो पहले आया रीनल आर्टरी में, हार्ट में से निकला ब्लड, वो आया पहले सिस्टेमिक या बॉडी एओर्टा में, उसके ब्रांचेस में से एक ब्रांच किडनी की तरफ आई, वो है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का फर्दर ब्रांचिंग हुआ, वो है रीनल आर्टेरियोल। उसमें से जो कप के अंदर किडनी के अंदर गया, रीनल आर्टरी पहले किडनी के अंदर गई, फिर रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाने के बाद उसका ब्रांचिंग हुआ, फिर वो हुआ रीनल आर्टेरियोल। अब एंटर होने वाला एफरेंट, बाहर निकलने वाला इफरेंट, ये आर्टेरियोल ही है दोनों, लेकिन कप के अंदर एंटर होते ही रीनल आर्टेरियोल ने, यानी कि एफरेंट आर्टेरियोल ने अपना ब्रांचिंग किया फाइन कैपिलरी नेटवर्क में, है ना, और उस ब्रांचिंग को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर वैल्यूज इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इन किडनी, और उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर की बात है वो हो रही है यहाँ। आया समझ में? तो इस प्रकार से हाँ, हाँ, ये है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो है 55 mmHg। देन उसके बाद इस प्रेशर को अपोज करने वाला प्रेशर भी होता है ना। तो ये जो है ये अप्लाइड प्रेशर है ना, ये अप्लाइड प्रेशर है। मैं अपनी भाषा में समझने के हिसाब से बोल रही हूँ इसको अप्लाइड प्रेशर, बुक में नहीं बोला है अप्लाइड प्रेशर, लेकिन अगर मैं इसे अप्लाइड नहीं बोलूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये है अप्लाइड प्रेशर, एक होगा अप्लाइड प्रेशर और एक होगा अपोजिंग प्रेशर, है ना, एक अप्लाइड प्रेशर और अपोजिंग प्रेशर। तो फिर अगर हम दो लोग जो है, दो लोग एक दूसरे को अगर अपोजिट खड़ा रह के अगर धक्का मार रहे हैं, तो फिर काम कितना होगा, प्रेशर कितना अप्लाई होगा? अगर एक साइड से 60 यूनिट है, दूसरे साइड से समझो 40 यूनिट है ना, तो 40 दोनों साइड से कट होगा, और एक्चुअली अप्लाइड प्रेशर एक दूसरा जो व्यक्ति है 40 वाला, उसके ऊपर कितना होगा? 20 अप्लाइड है, क्योंकि 40 का जोर इसने भी लगाया था, 60 का जोर इसने लगाया, और 40 का जिसके ऊपर जोर लगाया जो हिला उसने भी 40 का लगाया था। मतलब नेट प्रेशर, कितने नेट प्रेशर ने काम किया? 20 नेट प्रेशर ने काम किया। आया ना समझ में? वैसे तो यहाँ अप्लाइड जो प्रेशर है वो है 55 mmHg, और इसको अपोज करने वाले दो प्रेशर्स है, दो अलग अलग प्रकार के प्रेशर है। तो उन दो अलग अलग प्रकार के प्रेशर की टोटल करते हैं और उसे माइनस करते हैं अप्लाइड प्रेशर में से, तो वो होगा फिर नेट प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन, नेट प्रेशर अवेलेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना।
तो ये अप्लाइड प्रेशर है 55 mmHg। और अब अपोजिंग प्रेशर, दो प्रकार के अपोजिंग प्रेशर यहाँ किडनी में काम करते हैं, और दो अपोजिंग प्रेशर है, उसमें से पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, है ना। अब ये मिटा देती हूं मैं, अपोजिंग प्रेशर। अपोजिंग प्रेशर में से एक पहला प्रेशर जो है डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड ये कैसे क्रिएट होता है ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर? उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस की वजह से, है ना, डिजॉल्व सब्सटेंसेस की वजह से ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और उस वजह से वहां क्रिएट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अपोजिंग प्रेशर में पहला प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो प्रोड्यूस होता है ब्लड में, ब्लड के अंदर के डिजॉल्व सब्सटेंसेस की वजह से। ओके, so this pressure is opposed by this pressure is opposed by osmotic pressure of blood, जो नॉर्मली कितना होता है 30 mm of Hg, वो होता है 30 mm Hg, है ना। अपोजिंग प्रेशर में पहला है यस ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। दूसरा मैंने बताया कि दो प्रकार के प्रेशर अपोज करते हैं, किसे? अप्लाइड प्रेशर को। कौन से? जीएचपी को। जीएचपी को अपोज करने वाले दो प्रकार के प्रेशर है, पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो ब्लड में क्रिएट होता है उसी के अंदर के डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स की वजह से, है ना, वो उसकी वैल्यू निकाली गई है ऑन एन एवरेज 30 mmHg। अब दूसरा भी और एक प्रकार का अपोजिंग प्रेशर है, और वो अपोजिंग प्रेशर है यस कैप्सुलर प्रेशर बोला है उसको, है ना। दूसरा जो प्रेशर है वो प्रेशर है कैप्सुलर प्रेशर, रीनल कैप्सूल के अंदर डेवलप हुआ प्रेशर, और वो जो प्रेशर है दूसरा कैप्सुलर प्रेशर, उसकी वैल्यू बताई है 15 mmHg, है ना, 15 mmHg। यानी अपोजिंग प्रेशर नंबर 1 प्लस अपोजिंग प्रेशर नंबर 2 कितना हुआ? यस 45, 30 प्लस 15 दैट कम्स यस 45 mmHg। ये टोटल अपोजिंग हुआ, है ना, ये टोटल अपोजिंग हुआ, और ये था टोटल अप्लाइड एक ही था, वो 55 mm of Hg। तो अब अगर हमें नेट प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, तो नॉर्मली 15 mm of Hg होता है कैप्सुलर प्रेशर, हेंस नेट प्रेशर या फिर कहो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, दो शब्द है उसके लिए। एक तो अपनी नॉर्मल कॉमन भाषा में नेट प्रेशर बोलो, नेट प्रेशर, और EFP, EFP का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, है ना। EFP इज इक्वल टू, है ना, सो नेट प्रेशर और यस EFP, है ना, नेट प्रेशर और EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, है ना, यानी कि GHP, या पहले हम ऊपर GHP लिखते हैं क्योंकि अप्लाइड प्रेशर मैंने समझाने के हिसाब से वर्ड यूज किया है। तो GHP माइनस अपोजिंग प्रेशर, है ना, GHP माइनस अपोजिंग प्रेशर, GHP यानी अप्लाइड प्रेशर अपना, वो कितना है 55 mmHg, है ना, माइनस अपोजिंग प्रेशर कितना है? यस 45 mmHg। तो फिर नेट प्रेशर कितना हुआ? 10 mmHg। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाँ, तो यस नेट प्रेशर जो है फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी, वो EFP यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो आया है यस अप्लाइड प्रेशर माइनस अपोजिंग प्रेशर, यानी कि अप्लाइड GHP था, तो GHP माइनस ऑस्मोटिक प्लस कैप्सुलर इज इक्वल टू यस 10 mm of Hg। तो नेट प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर नीडेड फॉर द प्रोसेस सो कॉल्ड यस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज 10 mm of Hg। वो कितना है? 10 mm of Hg। तो 10 mm of Hg प्रेशर अंडर फिल्ट्रेशन का काम जो है वो प्रॉपरली होता है। अब अगर ये 10 mm वैल्यू बढ़ गई तो भी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, और अगर ये कम हुई तो भी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है। कैसे? वो मैं बाद में समझाऊंगी आपको, है ना। फिलहाल देन तब तक आगे का पढ़ते हैं पहले। तो यस, और ये जो वैल्यू चेंज होती है वो इंसान के ओवरऑल ब्लड प्रेशर से भी कैसे रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए यस, वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। ये जो हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की है, तो उसके जो कैपिलरी के वॉल होते हैं हमने पहले ही पढ़ा कि सबसे थिक आर्टरी के वॉल होते हैं, आर्टरी से थिन वेन के वॉल होते हैं, और WALL
वॉल होते हैं, और ये सबसे पतले थिन वॉल जो होते हैं वो कैपिलरीज के होते हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि आर्टरी और वेन को मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करना होता है, लेकिन कैपिलरीज के वॉल को मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है। कुछ चीजें अंदर से बाहर लेनी होती है, बाहर डालनी होती है, और कुछ चीजें बाहर से अंदर लेनी होती है। तो इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के हिसाब से उनके वॉल का थिन रहना जरूरी है, और इसीलिए वो वॉल कैसे है, थिन है। किसकी बात कर रही हूं मैं, कैपिलरी की। तो यहाँ इन्होंने अब वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, एक्सट्रीमली थिन है। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर वॉल्स बिकम परमिएबल टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यस, क्या होता है कि ये एक्सट्रीमली थिन जो वॉल है, तो जब प्रेशर के साथ, हमने पहले ही बताया कि ग्लोमेरुलस में से हाई प्रेशर से ब्लड बहता है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कुछ मटेरियल जो है इन बारीक बारीक स्लिट्स के थ्रू, पोर्स के थ्रू, है ना, फोर्सफुली बाहर पुश किए जाते हैं। अब कौन से वो सब्सटेंसेस है जिनका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड में से, है ना। तो ब्लड कहां से बह रहा है बेटा, अभी अभी ब्लड बह रहा है कैपिलरी नेटवर्क में से, है ना। ब्लड बह रहा है कैपिलरी नेटवर्क में से, कौन से, कितने नेट प्रेशर के साथ, 10 mm ऑफ Hg नेट प्रेशर के साथ बह रहा है ना। नेट प्रेशर अप्लाई कितना हो रहा है उसके ऊपर, फिल्ट्रेशन के लिए 10 mm Hg। देन the walls of the capillaries, as they are extremely thin, under the effect of high pressure walls become permeable to major components of blood except blood cells and macromolecules like protein. So ब्लड सेल्स छोड़ के, कौन कौन सी दो चीजें छोड़ के अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, यस, एक पहली चीज जो है वो है ब्लड सेल। ब्लड सेल, ब्लड सेल्स यानी क्या बेटा, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स, है ना। डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट। अब कोइंसिडेंटली हमारा सर्कुलेशन चैप्टर हो गया है तो उसका हमें यहाँ यूज होगा। तो यस, ब्लड सेल्स लाइक डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज और प्लेटलेट्स, ये छोड़ के, है ना, ये छोड़ के, और सम प्लाज्मा प्रोटीन्स, सभी के सभी नहीं, लेकिन सम प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना। तो ये चीजें कहां रह जाएगी बेटा, ब्लड में ही रह जाएंगी। यानी कि कहां रह जाएंगी बेटा, कैपिलरी नेटवर्क में ही रह जाएंगी, कैपिलरी के अंदर ही रह जाएंगी, है ना। और फिर बाकी की चीजें फिल्टर होके कहां आएंगी, ये इस स्पेस में आएंगी, जिसको कि हम बोलते हैं पोडोसाइट। इनको एब्जॉर्ब करेंगे। कौन एब्जॉर्ब करेंगे, यस, पोडोसाइट्स एब्जॉर्ब करेंगे। पोडोसाइट ड्रॉ कर सकते हैं हम ये समझाने के लिए, है ना। ड्रॉ करती हूँ एक मिनट में। तो wall become permeable to major components of blood except blood cells and macromolecules like some proteins. Thus plasma except proteins, है ना, plasma except proteins oozes out through the wall of the capillaries, है ना। क्या होगा कि ब्लड सेल्स छोड़ के और कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के बाकी के जो चीजें हैं, प्लाज्मा है, बाकी बचा ही क्या है फिर, अगर सॉलिड पार्ट तो नीचे आ नहीं रहा तो फिर बचा क्या है ब्लड में, प्लाज्मा है। तो वो प्लाज्मा कहाँ आ जाता है, यहाँ कप के अंदर आ जाता है। कैसे, उन्हें कौन ये करते हैं, यस, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं कौन, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट जो ऑलरेडी इन कैपिलरीज के पोर्स के संपर्क में है। अब समझाने के लिए मैं एक ही बड़ी एनलार्ज्ड पोडोसाइट यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एक ही, है ना। ये है मैंने ड्रॉ की हुई कौन सी सेल है, पोडोसाइट। तो ये जो प्लाज्मा ब्लड कैपिलरी के पोर्स में से बाहर निकलेगा, उसे झट से कौन एब्जॉर्ब कर लेगी, पोडोसाइट। और फिर पोडोसाइट उसे कहां डालेगी, इस स्पेस में डालेंगी। अब मैं 3 पोडोसाइट ड्रॉ करती हूँ, थोड़े बड़े बड़े समझाने के हिसाब से, है ना आपको। तो ये कैपिलरीज के ऊपर जो पोर्स है उनके संपर्क में है, यस, पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट जैसे ही उन पोर्स में से प्लाज्मा बाहर निकलेगा, और वो प्लाज्मा जो है वो पोडोसाइट एब्सॉर्ब करेंगे, और फिर उसे कहाँ डालेंगे, यस, इस स्पेस में डालेंगे जिसको हमने नाम दिया हुआ है, यस, यूरिनरी स्पेस, है ना। तो यहाँ ये पूरा प्लाज्मा फिर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा प्लाज्मा। और अंदर क्या क्या रह गया, ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या क्या रह गया, यस, ब्लड कार्पसल्स रह गए और कुछ प्रोटीन्स रह गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन के, वो नहीं आए इधर, नीचे नहीं उतरे वो। सो सम प्लाज्मा प्रोटीन्स एज वेल एज ब्लड सेल्स, दो चीजें मेनली, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, वो नीचे नहीं उतरे हैं। वो कहाँ है, कैपिलरी के अंदर है। फिर वो कहाँ जाएंगे बेटा, वो जाएंगे इधर इफरेंट में, है ना। वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इफरेंट में। उनके लिए हम कोई और कलर यूज करते हैं, है ना, कोई और कलर उनके लिए यूज करते हैं। मैंने ये येलो कलर लिया हुआ है, तो वो कहाँ निकल आए, चलो ये, तो ये कलर जो है ये यूज किया मैंने ब्लड सेल्स और सम प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। वो कहाँ रह गए, यस, ब्लड में ही रह गए, ब्लड में रह गए। तो यहाँ से आगे ब्लड निकल गया, तो यस, रेड कलर ही ले लेते, चलो जाने दो, है ना, सीधे
क्योंकि ये ब्लड है आखिर में। तो ये रेड कलर ब्लड। और ब्लड में कौन सी चीजें हैं? ब्लड में वहां निकालती अब मैं ब्लैक डॉट्स, और ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट होंगे यस प्लाज्मा प्रोटीन्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इस प्रकार से। तो ब्लड कभी भी किडनी में एंटर नहीं होता है। किडनी में ब्लड में से सिर्फ क्या खींचे जाते हैं? वेस्ट मटेरियल्स और एक्सेस मटेरियल्स खींचे जाते हैं। ब्लड नेवर डायरेक्टली एंटर्स इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में अगर ब्लड आ जाता तो फिर हमारे यूरिन में ब्लड आ जाता था, और हम तो जानते हैं कि यूरिन में ब्लड आना और थोड़ा ज्यादा अमाउंट में आना ये किडनी फेल्योर का लक्षण है, ये किडनी फेल्योर का सिम्टम है। तो यूरिन में ब्लड का आना खराब बात होती है ना। किडनी में यूरिन में ब्लड का आना खराब बात होती है, नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं आना चाहिए। अगर आपकी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है, अगर आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपरली काम कर रही है, तो ब्लड में इसका आना, है ना, ब्लड में प्रोटीन का आना, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का आना, है ना, सॉरी ब्लड में नहीं, यूरिन में इन चीजों का आना, ये मतलब इंडिकेशन है इस बात का कि किडनी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर किडनी नॉर्मली काम कर रही है तो ब्लड कभी भी नेफ्रॉन में नहीं आएगा। तो फिर क्या उतर आया नीचे? प्लाज्मा। और हम जानते हैं प्लाज्मा कैसे होता है? कलरलेस होता है। प्लाज्मा कलरलेस होता है। तो फिर नीचे कप में, बोमन्स कप में पोडोसाइट ने किसे एब्सॉर्ब किया? प्लाज्मा। प्लाज्मा में यहाँ बेसिकली क्या क्या है? एक्सेस सब्सटेंसेस है प्लस वेस्ट मटेरियल है, और पानी एज अ मीडियम तो है ही प्लाज्मा में, है ना, क्योंकि लिक्विड कंपोनेंट है प्लाज्मा ब्लड का, है ना। तो इस प्रकार से एक पीरियड का लॉस भी होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है आपका सीईटी या नीट के बैच में, है ना, नहीं रहना है, बिल्कुल कंप्लीट ये अटेंडेंस रखना है अपना। तो यहाँ yes, the walls of the capillaries are as they are extremely thin under the effect of high pressure. Yes, walls become permeable to major components of blood except blood cells and some proteins, macromolecules like proteins. Thus, plasma, yes, except proteins oozes out of the or oozes through wall of the capillaries. About 600 ml blood passes through each kidney per minute, है ना। एक मिनट में एक किडनी में से कितना ब्लड? यस, 600 ml ब्लड पर मिनट, है ना। एक किडनी में से एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है? यस, 600 ml ब्लड फिल्टर होता है। सो अबाउट 600 ml ब्लड पासेस थ्रू ईच किडनी पर मिनट, यानी 1200 ml दोनों किडनी में से, है ना। आपके दोनों किडनीज अगर एक्टिव है तो फिर कितना? 1200 ml ब्लड जो है वो एक मिनट में फिल्टर होता है हमारे बॉडी में। सो देन ब्लड मींस प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू द किडनी, है ना, ग्लोमेरुलाई में से फ्लो होने वाला प्लाज्मा जो है इज फिल्टर्ड एज यस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एट द रेट ऑफ, है ना। ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है? कौन से रेट से होता है ना। तो ब्लड सर्कुलेट पास कितना होता है वहां से? एक मिनट में 600 ml ब्लड कप में से पास होता है, एफरेंट टू इफरेंट, कितना? 600 ml। अब नीचे जो ये फिल्ट्रेट उतर रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये इसको क्या कहते हैं? यस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। प्लाज्मा विदाउट ब्लड कार्पसल्स एंड प्रोटीन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं उसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, या फिर कहते हैं प्राइमरी यूरिन। प्राइमरी यूरिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूरिन हम बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं उस फॉर्म में आने के लिए अभी बहुत सारे चेंजेस बाकी है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी यूरिन। या तो इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहो या फिर कहो प्राइमरी यूरिन। तो कितना ब्लड यहां से पास हुआ? 600 ml एक मिनट में। एक मिनट में एक किडनी में से 600 ml ब्लड जो है वो पास हुआ, है ना। तो वो 600 ml ब्लड में से नीचे जो उतरती हैं चीजें प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा के साथ जितने नीचे, पूरा प्लाज्मा तो नहीं आएगा, नहीं तो फिर ब्लड को तो फ्लूइडिटी नहीं रहेगी, कुछ प्लाज्मा आएगा, कुछ प्लाज्मा ब्लड के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, है ना। तो जो प्लाज्मा नीचे उतरता है, yes, along with some substances rather than blood corpuscles and some proteins, तो वो छोड़ के, ब्लड कार्पसल और प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के बाकी जो मटेरियल है वो नीचे उतर रहा है। पहले बाहर निकला, फिर पोडोसाइट ने एब्जॉर्ब किया, फिर यहाँ रिनल कैप्सूल में डाल दिया, है ना। अब ये जो मटेरियल आया इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, और प्राइमरी यूरिन बोलते हैं, प्राइमरी यूरिन बोलते हैं। तो छाना कितना? 600 ml कितने समय में? एक मिनट में, है ना। और उसमें से फिल्ट्रेट कितना निकला? 125 ml, ये ग्रीन फिल्ट्रेट,
ग्रीन डॉट से जो मैंने दिखाया है वो कितना आया 125 ml, कितने पीरियड में? ऑफ कोर्स 1 मिनट में। यानी 600 माइनस 125 करो, उतना आगे निकल गया इफरेंट के थ्रू, है ना, उतना ब्लड जो है वो आगे निकल गया, ब्लड पूरा। यस, 600 माइनस 125, और नीचे कप के अंदर बोमन्स कप में कितना उतरा 125 ml। कितने समय में हुआ ये सब? 1 मिनट में हुआ। यानी कि 1 मिनट में, है ना, एक किडनी में 600 ml ब्लड फिल्टर होता है अंडर नेट प्रेशर 10 mmHg, है ना। उसमें से फिल्ट्रेट कितना उतरता है नीचे? 125 ml। कितना उतरता है नीचे? 125 ml। और बाकी का ब्लड के कंपोनेंट के फॉर्म में आगे निकल जाता है थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाकी का जो है वो आगे निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद तो अगर इस हिसाब से निकालेंगे 1 मिनट में 125 ml, तो पूरे एक दिन में कितना, है ना, 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट ये होता है अगर, तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एट द रेट 125 ml पर मिनट, तो एक दिन में कितना, पर डे कितना? तो पर डे कितना आता है 180 लीटर, 180 लीटर्स पर डे। अब आप बोलोगे मैडम अपने शरीर में तो 5-5.5 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 6 लीटर ब्लड रहता है, फिर ये 180 लीटर, यानी वो बार बार घूमते रहता है ना फिल्ट्रेशन के लिए, वो बार बार घूमते रहता है। यानी देखो 24 घंटे में, यानी पूरे एक दिन के समय में, है ना, पूरे एक दिन के समय में 24 घंटे में हमारे किडनी में से कितना ब्लड फिल्ट्रेट होके ये कितना फिल्ट्रेट निकलता है 180 लीटर पर डे, है ना। एक मिनट में 125 ml, तो पूरे दिन में कितना निकलता है 180 लीटर। यानी अब उसको 5 से अगर डिवाइड करोगे तो समझ में आएगा कि कितने राउंड होते हैं फिल्ट्रेशन के दिन भर में। आया समझ में? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना, उसके नाम मैंने बताए, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाम है, एक प्राइमरी यूरिन नाम है, और एक नाम है डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। 3 नाम है। पहला नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दूसरा नाम है प्राइमरी यूरिन, और तीसरा नाम है यस डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। यूरिन की डेफिनेशन, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, है ना, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहो या डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा कहो, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें से प्रोटीन्स निकाल दिए गए हैं, बाहर कम कर दिए हैं, वो ब्लड में ही है, बाकी सब नीचे उतरा हुआ मटेरियल। देन या प्राइमरी यूरिन कहो, कैसे रहता है ये? अल्कलाइन, यानी पीएच वैल्यू कितनी होंगी? ये 7 के ऊपर, है ना, 14 के अंदर 7 के ऊपर होगी पीएच वैल्यू। अल्कलाइन कंटेन, उसमें क्या क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में या प्राइमरी यूरिन में? क्या क्या होता है? यूरिया होता है, क्योंकि हम यूरियोटेलिक एनिमल से हमने पढ़ा चैप्टर की शुरुआत में, तो उसमें यूरिया होगा, पीएच वैल्यू 7 के ऊपर, यानी कि अल्कलाइन होगी। यूरिया होगा फिल्ट्रेट में, यानी प्राइमरी यूरिन में क्या क्या होगा? तो प्राइमरी यूरिन में होगा यस यूरिया, अमीनो एसिड्स होंगे कुछ, है ना, प्रोटीन्स तो नहीं रहेंगे पर अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज होगा, है ना, हो सकता है ग्लूकोज, देन उसके बाद पिगमेंट्स हो सकते हैं, एंड इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं। सो यस, प्राइमरी यूरिन contains urea, amino acids, glucose, pigments and inorganic ions. Now glomerular filtrate passes through filtration slits, यानी वो जो बारीक बारीक पोर्स दिखाए ना मैंने, तो कैप्सूल के वॉल पे, सॉरी हाँ, कैपिलरी के वॉल पे, तो यस उन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। और फिल्ट्रेशन स्लिट हमें उससे भी उसको नहीं, उन्हें तो फिल्ट्रेशन पोर्स कहते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट हमने किसे कहा था? कल ही बताया मैंने, कल ही बताया आपको कि फिल्ट्रेशन स्लिट किसको कहा था। तो फिल्ट्रेशन स्लिट हमने किसको कहा था कि पोडोसाइट के बीच की, नेबरिंग पोडोसाइट के बीच की जो जगह होती है उसको हमने फिल्ट्रेशन स्लिट कहा था। अभी मैं ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो फिल्ट्रेशन स्लिट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट passes through filtration slits into the capsular space। कहाँ आता है वो? ये पूरा फिल्ट्रेट कहाँ आता है? कैप्सुलर स्पेस में आता है। यानी कि बोमन्स कप का जो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है ना, तो दो वॉल के बीच में जो स्पेस बनती है उसे हम यूरिनरी स्पेस या फिर कैप्सुलर स्पेस कहते हैं, वहां आता है, जिसको मैंने ग्रीन डॉट से पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट passes through filtration slits into capsular space and then reaches the proximal convoluted tubule। और फिर वहां से वो कहां जाता है? पीसीटी में जाता है, यानी कि proximal convoluted tubule में जाता है।
है ना, क्योंकि मालपिघियन बॉडी में ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा, पीसीटी होता है। तो फिर वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, यस पीसीटी में जाता है ना, वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, पीसीटी में जाता है। सो इस प्रकार से दिस इज ऑल अबाउट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये था अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, है ना। पूरा देखा हमने, मैं एक बार फिर से आपको फास्ट रिवाइज करके देती हूँ। यस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर के बीच के डिफरेंस की वजह से ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस एरिया में है ना हाई स्पीड के साथ या हाई प्रेशर के साथ बहता है, और जिस प्रेशर के साथ वो ग्लोमेरुलस में बहता है उसे जीएचपी यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 55 mmHg। इस प्रेशर को अपोज करने वाले दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो 30 mmHg होता है, दूसरा कैप्सुलर प्रेशर जो 15 mm of Hg होता है, जिनकी टोटल होती है 45 mmHg। तो जब हम जीएचपी में से ये अपोजिंग प्रेशर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 10 mmHg। कैसे आई है, 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10 mmHg। फिर हमने देखा कि कैपिलरी के जो वॉल होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, है ना, और हाई प्रेशर के अंडर यानी इन वॉल्स में से परमिएबल बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो बारीक बारीक पोर्स में से बाहर निकलते हैं, है ना, जिन्हें पोडोसाइट एब्जॉर्ब करते हैं या स्लिट्स के थ्रू ये अंदर यूरिनरी स्पेस में आते हैं। तो कौन सी दो चीजें ब्लड के अंदर रुक जाती हैं, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स, है ना, ये दो चीजें ब्लड में रह जाती है अलोंग विथ सम यस लिक्विड मटेरियल पानी के साथ, और फिर नीचे उतरता है प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स, है ना। और फिर ये एक मिनट में, है ना, एक मिनट में एक किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है हमारा, ये 600 ml ब्लड एक मिनट में एक किडनी फिल्टर करती है, यानी कि एक मिनट में दोनों किडनी 1200 ml ब्लड फिल्टर करेंगी, ठीक है। देन उसके बाद ब्लड यानी कि प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू किडनी ग्लोमेरुलाई इज फिल्टर्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो नीचे जो मटेरियल उतरता है, ब्लड कितना जाता है निकल के एफरेंट में से कैपिलरी में आके इफरेंट में से बाहर निकलने वाला ब्लड कितना है, 600 ml है, 600 ml है। लेकिन कप में उसमें से फिल्ट्रेट कितना उतरता है, वो उतरता है 125 ml। कितने मिनट में, एक मिनट में। अब इस वैल्यू को कंसिडर करके अगर हम पर डे फिल्ट्रेट निकालना चाहे तो वो आता है 180 लीटर्स पर डे। उसके बाद हमने देखा कि जो भी मटेरियल बोमन्स कप में उतरता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, या फिर कहते हैं डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दो तो जो भी बचेगा वो प्लाज्मा यानी कि डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, या फिर कहेंगे प्राइमरी यूरिन। प्राइमरी यूरिन क्यों कहेंगे, क्योंकि फाइनल फॉर्म अभी यूरिन का तैयार होना बाकी है, अभी इसमें बहुत सारे प्लस माइनस चेंजेस होंगे, और फिर एलिमिनेशन के समय जो यूरिन बनेगा उसे हम फाइनल फॉर्म वाला यूरिन कहेंगे। तो इसीलिए चेंजेस होने वाले हैं इसके अंदर, इसीलिए अभी इसको हम कहते हैं प्राइमरी यूरिन। कैसा होता है ये, अल्कलाइन, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू 7 के ऊपर रहेगी। इट कंटेन्स यूरिया, क्या क्या होता है उसमें, यस यूरिया होता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, यस ग्लूकोज हो सकता है, पिगमेंट्स हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू कैप्सुलर स्पेस में आता है, क्या है कैप्सुलर स्पेस, पराइटल और विजरल जो लेयर्स है कप के, बोमन्स कप के, उसके बीच की, उनके बीच की जो गैप है उसे हम कैप्सुलर स्पेस कहते हैं। एंड देन रीचेस द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो फिर नेक के थ्रू पहले तो यूरिनरी स्पेस में या कैप्सुलर स्पेस में आएगा फिल्ट्रेट, और फिर वहां से वो नेक में आएगा, नेक में से वो सीधे एंटर होगा सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। And these are all the details about yes ultrafiltration or glomerular filtration process. And tomorrow we will discuss about the next step of urine formation mechanism, and that is the selective reabsorption. वो कौन सी है नेक्स्ट स्टेप, कल जो हम समझाएंगे वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, है ना। आज के लिए बस इतना ही।